हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आइए हम फिर से एक नया वीडियो, एक नया पार्ट लेके आए हैं। देखिए, ये पार्ट EHI 03 जो कि हम भारत के बारे में 8वीं सदी से 15वीं सदी तक के बीच में पढ़ते हैं। भारत के लोगों के द्वारा क्या घटित घटनाएं, यहाँ का राजनीतिक क्षेत्रीय क्या हुआ, उन सभी चीज़ों की हम इस EHI 03 में पढ़ते हैं। ये एक सीरीज लेके चले हैं हम। तो इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड किए हैं। चारों पार्ट में 8 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो यदि वो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके EHI 03 का फाइल बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या है। देखिए, पंचमहा शब्द से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये 12 नंबर में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, मगर इसको आप देख के जाइए। हो सकता है यदि आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए तथा इसके संबंध में मतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसकी उत्पत्ति या इसके संबंध में जो लेखकों का कहना है उस पर व्याख्या करना है, उसकी मतों का व्याख्या करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचमहा शब्द से आप क्या समझते हैं। देखिए, उत्तर राजा एवं सामंतों के संबंधों पर कुछ अंतर्दृष्टि के उपयोग के द्वारा भी डाली जा सकती है। इस शब्द का विकास उत्तर गुप्त शताब्दियों में सामंत संस्था के रूप में हुआ। बहुत से अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उच्च सामंतीय पद का मापदंड राजा द्वारा पंचमहा शब्द की उपाधि प्रदान करना था। देखिए, सन 893 ईस्वी में, सन 893 के एक ताम्रपात्र में महासामंत बकवर्मन के द्वारा किए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। बकवर्मन के पिता को कन्नौज नरेश महेंद्रपाल की कृपा दृष्टि से पंचमहा शब्द की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये जो है बकवर्मन के पिता नरेश महेंद्रपाल की कृपा दृष्टि से उनके पिता को पंचमहा शब्द की उपाधि प्राप्त हुई थी। आइए आगे देखते हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इस शब्द का प्रयोग पाल राज्य में नहीं हुआ, परंतु उड़ीसा एवं असम इस शब्द में दृष्टांत मिलते हैं। इसमें संदेह नहीं है, पंचमहा शब्द किसी भी सामंत द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च सामंतीय सम्मान था। यहाँ तक कि कोई युवराज भी इस उच्च सामंतीय उपाधि से बड़ी उपाधि प्राप्त नहीं करता था। सामंत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी भारी भरकम शब्दों वाली उपाधि को धारणा करने के बावजूद इस विशेषण पंचमहा शब्द का प्रयोग करते रहे। देखिए, 12वीं सदी ईस्वी की एक रचना के अनुसार पंचमहा शब्द का अभिप्राय 5 संगीतीय यंत्रों के प्रयोग से है। ये यंत्र देखिए, ये यंत्र क्या क्या है उसको देखिए। देखिए, श्रृंगा जिसको भोपू कहा जाता है, तम्मत ढोलक जिसे कहा जाता है, शंख मेरी मतलब इसको नगारा भी कहा जा सकता है, और जय घंटा जिसे विजय की घंटी कहा जाता है आदि है। उत्तर भारत के कुछ भागों में पंचमहा शब्द का प्रयोग महा उपसर्ग के साथ 5 आधिकारिक पदों के लिए भी किया जाता है। यदि शब्द का स्रोत शब्द से है तब इसका अन्य
अर्थ शपथ या प्रतिज्ञा लेना भी है। यदि ऐसा था तब राज्य अधिकारियों एवं राजा सामंत के संबंधों के संदर्भ में पंचमा शब्द की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, देखिए पंचमा शब्द को समझ लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए तथा इसके संबंध की मतों की व्याख्या कीजिए। राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुआ और इसके संबंध जो मत लेखक का मानना था उसके मतों का व्याख्या करना है। आइए हम जानते हैं। उत्तर, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था पूर्व मध्यकाल में सैनिकों वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। वस्तुतः 8वीं सदी के उपरांत राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन जाता है। इस वर्ग की उत्पत्ति का प्रश्न विद्वानों के बीच अत्यंत विवाद का विषय रहा। मुख्यतः इस संबंध में 2 मत दिए जाते हैं। पहला है विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का मत। आइए सबसे पहले जानते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत क्या था राजपूत के बारे में। देखिए, विदेशी उत्पत्ति का मत। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया। उनके अनुसार राजपूत विदेशी सिथियन जाति के संतान थे। इस मत का आधार सिथियन पर तथा राजपूत जातियों के कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता है, जो टॉड के अनुसार इस प्रकार है। देखिए, वो मानते थे कि राजपूत जो है सिथियन जाति से आए हैं और उसको कुछ उदाहरण भी दिया है कि इस तरह से समानता है। देखिए, रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता। दूसरा है मांसाहार का प्रचलन। सिथियन जाति में भी मांस खाता था और राजपूत जाति में भी मांस ज़्यादा खाया जाता है। तीसरा है रथों द्वारा युद्ध करना। चौथा है यज्ञों का प्रचलन। देखिए, स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियों प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हुनों से हुई थी। मनुस्मृति में शकों का वात्स्य क्षत्रिय कहा गया है। इन जातियों के वीरतापूर्वक कृत्यों को उनके दरबारी चरणों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया तथा उनकी तुलना रामायण तथा महाभारत के वीरों से की। भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया। भारत का जो लेखक था भंडारकर, वह भी विदेशी लेखकों का समर्थन किया था इस बात को लेके। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत वंश हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी। देखिए, गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। गुर्जर जो राजपूत है वो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए हैं। चौहान तथा गहलोत जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे। देखिए, पृथ्वी राजसो ने अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया। मलच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी त्रस्त हो उठी। अतः पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए वशिष्ठ ने अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहाँ की आइए आगे देखते हैं। देखिए, जहाँ की अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ। ये था परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य। इस कथा से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों की शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान प्राप्त कर दिया था। देखिए आगे, भारतीय उत्पत्ति
भारतीय जो लेखक थे उनका क्या कहना था राजपूतों के बारे में, भारतीय लेखकों का। देखिए, भारतीय उत्पत्ति का मत, राजपूतों की उत्पत्ति के उपयुक्त विदेशी सिद्धांत का विरोध गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा तथा CV वेद जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने किया। इनकी सम्मति में राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों का ही संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल नहीं था। इन विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। देखिए, उनका भारतीय विद्वानों का क्या तर्क था। देखिए, पहला है, टॉड ने राजपूत तथा सिथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना है पर आधारित है। ये सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती है। दूसरा है, कुर्क के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती है, यह विचार कोरी कल्पना की उपज है। और तीसरा है, देखिए तीसरा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खजर नामक किसी जाति ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो। भारतीय अथवा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए 4 नंबर, देखिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो ने वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं लगती है। इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। जो पृथ्वीराज रासो का जो वर्णित अग्निकुल का कथा था वह पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। ये गठित मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य अथवा रक्षक के रूप में हुआ। महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। 8वीं सदी के लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्कों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपूतों की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई तथा तुर्कों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत कहना प्रारंभ कर दिया। ये भी उन लोगों का एक विचार था, भारतीय लेखकों का एक विचार था। देखिए आगे, परंतु ये दोनों ही मत अतिवादी है। वस्तु स्थिति तो यह है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया। यह कोई भी जाति ऐसी नहीं थी जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हो। स्वयं का आर्य भी यहाँ बाहर से आए थे। प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर्याप्त लचीली थी। वैदिक काल में क्षत्रियों का कोई विशिष्ट वर्ण नहीं था, अपितु उन लोगों को ही क्षत्रिय कहा गया जो वीर तथा साहसी थे। स्वयं क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, ये तथापि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। वैदिक थोड़ा सा ऊपर कर लेते, क्षत्रियों के वंशज थे तथापि उनमें नवीन जाति का आविर्भाव हुआ, उसे ही राजपूत कहा गया। राजपूत न तो पूर्ण विदेशी थे और न ही पूर्ण रूप से भारतीय थे। ये भारतीयों लेखक का कहना था। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आप सभी पार्ट जाके देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं या चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।